Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, डेरिवेटिव में किस तरह से आप काम करते हैं और डेरिवेटिव का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीजें बता। तो देखो, सबसे पहले समझ लो, डेरिवेटिव एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। और इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि आपको हेजिंग टूल मिल सके। अगर आपने मान लेते हैं एक शेयर है XYZ जिसका प्राइस है 100 रुपीज। अब एक बात बताओ यहां पर कि जब आप इस शेयर को खरीदते हो तो यहां पर आपका लॉस कितना हो सकता है, 100 रुपए लॉस हो सकता है। अब यहां पर अगर मार्केट नीचे जाती है तो इस शेयर में आप कुछ नहीं कर सकते हो ना लॉस को बचाने के लिए। पर अब एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो डेरिवेटिव का ही पार्ट है, जो आपको हेजिंग टूल प्रोवाइड करता है। अब हेजिंग टूल का क्या मतलब है, मान लेते हैं ये 100 रुपीज का जो शेयर है ये 90 रुपीज गिर जाता है, तो यहां पर आपका लॉस कितना हो सकता है, 10 रुपीज हो सकता है ना। अब ये जो 10 रुपीज का लॉस है, इसे कैसे आप बचा सकते हैं, उसके लिए कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म होता होगा। अब मान लीजिए अगर कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं आपके पास, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाता ना इस लॉस को बचाने का। पर अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये 10 रुपए का जो पोटेंशियल आपका लॉस है इसे आप बचा पाए, तो क्या ये लॉस होगा, नहीं होगा। तो वही पोटेंशियल प्लेटफॉर्म कौन सा होता है जहां पर आप हेजिंग कर पाते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो डेरिवेटिव की जो शुरुआत की गई थी ना 2001 में, वो हेजिंग के लिए की गई थी, पर लोगों ने इसका अलग यूज ही बना लिया। अब आप देखते हैं कि कई लोग ऑप्शंस करते हैं, 1 का 10, 1 का 100, 100 का 1000, इस तरह से ट्राई करते हैं। बट जो इसका इंट्रोडक्शन था ना, इसे इंट्रोड्यूस किया था हेजिंग टूल के लिए किया गया था, पर आज इसके बहुत सारे अलग अलग यूज आप देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके यूजेस क्या होते हैं। देखो, डेरिवेटिव ना एक प्रोडक्ट होता है जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स तय करते हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, तो जैसा मैंने बोला, डेरिवेटिव क्या है, एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू कौन डिटरमिन करता है, अंडरलाइंग एसेट्स। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आसानी से समझाते हैं। मान लेते हैं ये है आपकी हेल्थ, ठीक है। अब एक बात बताइए, गुड हेल्थ किन सारे फैक्टर्स पे रिलाई करती है, डिपेंडेंट करती है, बिल्कुल, यानी फूड, स्लीप, वाटर, एयर, ये 4 बेसिक चीजें ले लेते हैं, बाद में बात करेंगे। और अब ये चारों के चारों जो अभी हमने यहां पर एग्जांपल ली हैं, इन्हें मैं फैक्टर्स बोल सकता हूं, तो गलत तो नहीं होगा। अब इन्हीं फैक्टर्स को ना अंडरलाइंग एसेट भी बोल देते हैं। अब ये जो अंडरलाइंग एसेट्स है ये तय करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी होगी, यानी हेल्थ किस पे डिपेंड है, फैक्टर्स पे, जिसे अंडरलाइंग एसेट भी बोलते हैं। तो इसी तरह से जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू कौन तय करता है, अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव की ना एक खासियत होती है कि इसे ना फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है। आज 100 रुपए XYZ शेयर का प्राइस है। अब इसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये 90 जाएगा या 110 जाएगा, ठीक है। तो आप इसे प्रिडिक्ट करने के लिए किसका यूज कर रहे हो, डेरिवेटिव का, क्योंकि डेरिवेटिव का यूज क्या है, मैंने बताया हेजिंग टूल। तो या तो यहां पर लॉस बचाने के लिए इसे यूज करोगे अगर तुमने बाय किया है कोई शेयर, और अगर सेल किया है तो भी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। रिस्क को कम करने के लिए इसका यूज करोगे तो एफएनओ का जो यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? हेजिंग के लिए, यानी लॉस कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। आ रही मेरी बात समझ में? परफेक्ट। अब ये आज तो नहीं होने वाला ना। तुमने जब कोई शेयर खरीदा तो तुम क्या कर रहे हो? कोशिश भविष्य को प्रेडिक्ट करने की, फ्यूचर प्रेडिक्शन की। तो जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं इनका यूज क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर में जाके ही तो लॉस या प्रॉफिट होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? परफेक्ट। अब डेरिवेटिव के यूज क्या है इसे समझ लीजिए। तो डेरिवेटिव समझ में आया क्या होता है? अब डेरिवेटिव का सबसे पहला यूज होता है प्राइस डिस्कवरी। सबसे पहला यूज क्या है? प्राइस डिस्कवरी। दूसरा यूज क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा यूज क्या है? हेजिंग। एंड फोर्थ यूज क्या है? स्पेक्यूलेशन। अब एक एक करके समझते हैं सारी चीज, ठीक है? सबसे पहला प्राइस डिस्कवरी। आपके पास एक XYZ शेयर है, 100 रुपए कीमत है। आपको लगता है टेक्निकल चार्ट देखकर या किसी न्यूज के बेसिस पर कि ये जो शेयर है ये आने वाले 10, 15, 20 दिनों में 110 रुपए या 90 रुपए चला जाएगा। तो आपने क्या कोशिश की करने की? यू ट्राई टू डिस्कवर द प्राइस। यही किया ना, प्राइस डिस्कवरी। अब प्राइस डिस्कवरी करोगे तभी तो कोई पोजीशन भी बना पाओगे। अब चलिए, प्राइस डिस्कवरी के बाद आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे। जो आपका रिस्क है 100 रुपीज पर बाय करने के बाद अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो 10 रुपीज का रिस्क है, सेल करते हो तो भी 10 रुपीज का रिस्क है। तो इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे? रिस्क मैनेजमेंट करोगे। और रिस्क मैनेजमेंट हेजिंग करके किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। देखो, अगर हेज कर दिया तो तुम्हारा रिस्क ही मिनिमाइज हो गया ना। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। तो जब तुमने हेजिंग की तो प्रोटेक्शन तो अपने आप ही हो गया ना। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है, हेजिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब तुम्हारे पास मान लेते हैं ये 100 रुपए का शेयर नहीं है और तुम्हें यह समझ में आता है कि यहां पर इसकी कीमत 120 रुपए होने वाली है, यानी 20% का एक अपसाइड आपको मिलने वाला है। तो जो 20% का अपसाइड होगा वो तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना सकता है छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ। तो जो इन्वेस्टमेंट तुमने की है 10, 20, 50 हजार रुपए की और उसको तुम मल्टीप्लाई करना चाहते हो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में, तो तुम्हारे पास जो प्लेटफॉर्म होगा वो कौन सा होगा? एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, प्रिसाइजली ऑप्शंस, जहां पे छोटा सा प्रीमियम बहुत बड़ा बन जाता है। तो स्पेक्यूलेशन के लिए भी कौन सा प्लेटफॉर्म होता है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का यूज किस लिए किया जाता है? स्पेक्यूलेशन के लिए भी किया जाता है। अब स्पेक्यूलेशन में आपको बता चुका हूं, जब आप छोटे समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी ट्रेड करते हैं, जहां पर प्रॉफिट या लॉस आपको पेन नहीं देता, आप परेशान नहीं होते, पर आप वो पोजीशन बनाते हैं, तो उसको स्पेक्यूलेशन कहा जाता है। यानी जल्दी से अमीर बनना स्पेक्यूलेशन, ठीक है? यहां मैं जो लर्निंग देना चाहता हूं वो एक क्या कि पैसा कैसे बनता है। मेकिंग मनी इज अ प्रोसेस और तुमने खुद उसे डिकोड करना है। मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि तुम्हारी चीजें आंखों के सामने चीजें होंगी, बावजूद उसके यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट है? पूछिए। क्लियर है? आगे चलें। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की। देखो, ये जो मार्केट है ना, यहां पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहला स्वैप्स, दूसरा वारंट, तीसरा। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। फ्यूचर्स चौथा अभी बताता हूं, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। अब ये जो अंडरलाइंग एसेट्स है ना, ये भी फिक्स्ड है। सबसे पहला शेयर, दूसरा कमोडिटी, तीसरा इंटरेस्ट रेट, चौथा एक्सचेंज रेट और पांचवा बॉन्ड प्राइस या बॉन्ड। अब ये सारी की सारी चीजें क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स हैं। अब इसे ध्यान से समझो। कोई भी रैंडमली शेयर का नाम बोलो, चलो नाम नहीं बोलते, हम बोलते हैं XYZ शेयर है, ठीक है। इसकी कीमत 100 रुपए और ये वो शेयर है जो डेरिवेटिव में ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अब इसकी कीमत 100 रुपए है। अब ये है डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अब इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन है। अब ये जो ट्रेड है किसमें हो रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड किया जा रहा है ना। अब इसी की एक इक्विटी है, यानी कि ये वो शेयर है XYZ। अब इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपीज। अब ये शेयर मान लेते हैं 110 रुपीज चला जाता है, तो किसमें चेंज आएगा, नहीं समझे, दोबारा समझो। मैंने आपको ये डिफाइन करके बताया कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स तय करते हैं, यानी इनमें कोई भी चेंज आने पर उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यही तो पढ़ा है अब तक हमने। अब मेरा सवाल ये है कि अगर XYZ शेयर है और उस शेयर का फ्यूचर और ऑप्शन भी ट्रेड किया जा रहा है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव प्रोडक्ट माने जाएंगे। और ये जो शेयर है ये तो इक्विटी है। अब इक्विटी में चेंज आने पर, यानी कि अंडरलाइंग एसेट्स में चेंज आने पर, इसके हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यही तो अभी तक पढ़ा है हमने। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो 100 रुपए का शेयर है, जब ये 110 रुपए चला जाएगा, तो क्या इसकी वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के प्राइसेस में भी चेंज आएगा? आएगा ना, यही तो हमने समझना है। तो इसी तरह से ये जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं, इनमें होने वाला चेंज प्रोडक्ट की वैल्यू को चेंज कर देता है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं गोल्ड एज अ कमोडिटी और गोल्ड एज अ फ्यूचर या ऑप्शंस। अब गोल्ड की कीमत मान लेते हैं यहां पर 1 लाख रुपए मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। अब 1 लाख से गोल्ड बढ़कर हो जाता है 1,10,000, तो क्या गोल्ड के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के प्राइसेस में भी कोई चेंज आएगा इसकी वजह से? आएगा, बिल्कुल सही जवाब। इंटरेस्ट रेट में जब भी कोई चेंज आता है ना, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो भी ट्रेड हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनमें भी तो चेंज आएगा। सेम विद एक्सचेंज रेट, देखो इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, एक्सचेंज रेट अपने आप चेंज हो जाएगा। बॉन्ड प्राइस, देखो नॉर्मली क्या होता है कि बॉन्ड और इक्विटी में ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि बॉन्ड सेफ एसेट क्लास माने जाते हैं। देखो अगर मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है तो तुम एफडी करा दोगे, तुम बॉन्ड खरीद लोगे, भाई यही तो करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बॉन्ड सेफ एसेट क्लास माने जाते हैं, इसलिए यहां पर पैसा कब आता है? जब इक्विटी में पैसा नहीं बनता है। तो जब इक्विटी में रिस्क होता है तो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, यहां पर पैसा डाल देते हैं। और जब इक्विटी में ज्यादा पैसा बनना होता है तो क्या होता है, यहां से पैसा निकलकर इक्विटी में चला जाता है। तो अगर बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, बॉन्ड के रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी तो फ्लक्चुएट होंगे इसकी वजह से। तो दीज आर द फैक्टर जिनकी वजह से ये प्रोडक्ट की कीमतें तय होती हैं। यही मैंने आपको बताया, यही पढ़ाया। अब यहाँ पर कोई समस्या, डाउट है, पूछ लीजिए। बॉन्ड ना एक्चुअली बहुत सारी तरह के होते हैं, हर बॉन्ड में एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होते हैं ना,